हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपके सब ग्रुप के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था भी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप जो एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सके, यानी केवल एक एलिमेंट पता होने पर यदि आप उस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट ज्ञात कर सको तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। बाकी सारे एलिमेंट कैसे पता करेंगे कि उसके अलग अलग पावर लगाकर बाकी सारे एलिमेंट कैसे ज्ञात किए जाएंगे, उसकी आप जब क्या करोगे अलग अलग पावर को बढ़ाओगे तो आपके पास वो पूरा ग्रुप बच्चों जनरेट हो जाएगा। और उससे रिलेटेड मैंने आपको जो थ्योरम भी बताई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम आगे की करते हैं कि थ्योरम नंबर 2.10। थ्योरम नंबर 2.10 बच्चों, आपको इसका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखना है। यदि आप इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखते हो तो मान के चलो कि मेरे साथ शायद आपको फिर कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं कि एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप की कोटि क्या होती है। यदि आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही हमने ग्रुप की कोटि के ऊपर चर्चा की है। तो बच्चों, ग्रुप की कोटि का मतलब है ग्रुप के अंदर अवयवों की संख्या। ग्रुप की कोटि का मतलब क्या है? ग्रुप के अंदर अवयवों की संख्या। और उसके जनक की कोटि उसके जनक की कोटि का मतलब क्या है बच्चों? कि जनक की वो पावर जिससे वो तत्सम के इक्वल आ जाए। यदि आपको याद हो, मैंने बताया था यदि G कोई ग्रुप पर A बिलोंग G, तो यदि A की वो पावर जो इसे किसके इक्वल बनाएगी, E की इक्वल बनाएगी, तो वो इसकी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो आइए बच्चों इसको सिद्ध करते हैं और समझते हैं। लिखते हैं माना, प्रूफ देखिए इसका। माना G एक चक्रीय ग्रुप है। माना G एक चक्रीय ग्रुप है। कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया कि A के द्वारा जनरेट हो रहा है और यहाँ पे A बिलोंग टू G है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या मान लिया कि G एक चक्रीय ग्रुप है और वो किसके थ्रू जनरेट हो रहा है? कंप्लीट A के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, यदि G A के थ्रू जनरेट हो रहा है तो G कुछ इस तरीके से होगा या नहीं होगा? यहाँ पे मैं A की पावर n ले रहा हूँ। A की पावर n इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या है? n। बात समझ आ गई बच्चों? बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या कि मैंने क्या माना कि G एक चक्रीय ग्रुप है। सॉरी, यहाँ पे इसे परिमित वर्ड लिखा हुआ है क्या? हाँ बच्चों, यहाँ पे परिमित वर्ड लिखा हुआ है जो मैं लिखना भूल गया, क्योंकि यदि परिमित ना हो ना तब तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, यहाँ पे परिमित वर्ड लिखना जरूरी है, परिमित। ठीक है, तो वो n, क्योंकि हमें पता होगा ना कि अपरिमित होता तो अवयवों की संख्या ही नहीं पता, अवयवों की संख्या ही नहीं पता तो उसकी कौन सी घात इसके इक्वल होगी। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे परिमित वर्ड आपका यूज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सॉरी। तो यदि G बच्चों खुद सोचो A के द्वारा यदि जनरेट हो रहा है, यदि आपका G पूरा का पूरा A के द्वारा जनरेट हो रहा है तो मैं G को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? A² A³ कुछ इस तरीके से A की पावर n।
क्योंकि अलग अलग घात के लिए वो सारे अवयव एक बार तो आएंगे। हाँ, n+1 पावर के बाद, यानी n पावर के बाद n+1 पावर से वो सारे के सारे एलिमेंट आपके रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है भाई, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। माना Hg का सब ग्रुप है, Hg का सब ग्रुप है कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैंने मान लिया कि a की पावर m इक्वल टू क्या है, e। माना, ये माना है बच्चों मैंने, ठीक है, दिया हुआ नहीं है। हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m। मुझे ये प्रूव करना है कि m इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, m इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो देखो केस क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सॉरी, सब ग्रुप मतलब मानो इसको एक जी का ही कोई सेट मान लेते हैं, या चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों, एक बार सब ग्रुप मानने के बजाय यदि हम इसको इस तरीके से सीधा प्रूफ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माना, मन सीधा लिखते हैं, कोई लेने की जरूरत नहीं है। a की पावर m इक्वल टू e। ठीक है, a की पावर m इक्वल टू बच्चों मैंने क्या ले लिया, e ले लिया। ठीक है, तो अब आपको समझो कि यदि m इज लेस देन n, यदि पहला केस, यदि m है वो क्या हो, लेस देन n हो। ठीक है, तो a की पावर m अपने आप, इससे तो बच्चों फिर प्रूव नहीं ही हो पाएगा, यानी हमें h लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, h कोई ऐसा सेट माना है a स्क्वायर a क्यूब, कुछ इस तरीके से a की पावर m। ठीक है, a की पावर m इक्वल टू मैं क्या मान रहा हूँ, e। अब यदि देखो, यदि ऐसा हो रहा है कि m लेस देन n हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ g, अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर भी, यानी यदि यहाँ पे कुछ ऐसी बात लिखी जाए, ठीक है, कि जो m है वो लेस देन n होगी, दो में सिद्ध ये करना है कि m n के इक्वल होगा। तो यदि मैं दो केस को हटा दूँ, भाई आपको कैसे दी इसी चीज़ हमारे दिमाग में कैसे, भी सोचने वाला कंसेप्ट ये है ना कि आपके दिमाग में कैसे। तो यदि आप खुद सोचो कि यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि जो m है वो n से बड़ा नहीं है और m है वो n से छोटा भी नहीं है, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, उसके बराबर नहीं हो जाएगा क्या। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो ऑर्डर ऑफ h है वो लेस देन b, यदि m लेस देन n हो तो ऑर्डर ऑफ h इज क्या हो जाएगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ g। परंतु यदि m इज ग्रेटर देन n हो, यदि m ग्रेटर देन n हो, तो बच्चों आप एक बात तो समझ सकते हो ना इतना, कि इसके अंदर कोई ना कोई अवयव तो ऐसा जरूर होगा जिसकी घात e के बराबर हो। हाँ या ना, सिर्फ इतना सोच के बताओ कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा अवयव जरूर होगा ना जिसकी घात क्या हो, e के बराबर हो। तो बस बच्चों मैं उसी कंसेप्ट का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, तो m बराबर n क्यूब प्लस r, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ gn होने का मतलब यहाँ पे लिखना है a की पावर n किसके इक्वल होगा, e की। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे a की पावर जो है ना वो e की इक्वल है। तो यहाँ पे m इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, m इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, सॉरी a की पावर m इक्वल टू a की पावर n क्यूब प्लस r लिखूँगा या नहीं लिखूँगा, क्योंकि यदि m n से बड़ा है तो चूंकि ये पूर्णांक है
आपको सर ऐसा आपने क्यों लिखा, तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात आप याद रखोगे, आपको जब मैंने स्टार्टिंग करवाई थी तभी मैंने बताया था कि m, n दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके z से, तो a की पावर m जो होगी वो इक्वल होगी a की पावर n क्यू प्लस r के। अब सिर्फ इसे सोल्व कीजिए, इसको मैं क्या मानता हूँ, डॉट a की पावर r, यदि ये e है तो ये हट जाएगा, यहाँ से सीधा क्या आ गया r। अब बच्चों आप खुद देखो, r इज, चूंकि r इज लेस देन क्या है, n है, क्योंकि आप खुद जानते हो जब आप किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देते हो तो बच्चों जो आपका शेषफल आता है वो उससे दी गई संख्या से सदैव क्या आता है, छोटा होता है। इस वजह से r लेस देन n है। तो यानी एक बात आप खुद सोचिए कि m है वो n से छोटी संख्या के बराबर आ गया, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ g है वो लेस देन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h। इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, तो क्या ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल है? क्या ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचो कि क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब हम क्या लेकर कह सकते हैं कि जो m है वो हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, n के इक्वल होगा। बात दिमाग में बैठी, यानी कोई भी ग्रुप हो उसकी जो कोटि है वो उसके जनक की कोटि के सदैव क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमने सिद्ध किया। एक बार बच्चों मैं हट जाता हूँ, आराम से इसको देख लीजिए। सॉरी ये तो ऐसे। तो बच्चों देखो, कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से थ्योरम समझ आ गई होगी। तो बस आपको क्या करना है कि सिर्फ एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड करना आना चाहिए, ठीक है? कंसेप्ट समझ आया होगा। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जो बात मैं बोल रहा हूँ उससे शायद आपकी थ्योरम पूरी क्लियर हो जाएगी। भाई आपको ये दिया गया है कि जो जी है उसके जो अवयवों की संख्या होगी वो, और जो उसके जनक की जो घात होगी n, यानी जिसके लिए वो e के इक्वल हो जाता है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस मान ली, ठीक है? भी मैंने ये मान लिया ऑर्डर ऑफ g है, भी g इस तरीके से है और a की पावर n है वो e के बराबर है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने h का इसका सबसेट लिया। तो यदि m इससे छोटा हो तो जो ऑर्डर ऑफ h है वो ऑर्डर ऑफ g से अपने आप छोटा होने का मतलब है कि जो h है वो आपका g का सबसेट रहेगा, ठीक है? परंतु यदि मान लो h कोई मैंने इसे सेट माना कि यदि m बड़ा हो जाए, यदि m क्या हो जाए, n से बड़ा हो जाए। देखो भाई h यहाँ पे सब ग्रुप नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसे सिर्फ खुद एक ऐसा सेट मान के चल रहा हूँ मैं जो एक ही अलग अलग घातों से बना रहा हूँ मैं, ठीक है? h मैं क्या लेके चल रहा हूँ, h एक ऐसा सेट लेके चला हूँ मैं जो एक ही घातों से बना है। अब ये कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं। मान लिया ये फाइनाइट नंबर तक जा रहा है, जैसे मान लो n का मान 10 है, या मान लो 20 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, कितना ही मान सकते हो। तो दो केसेज है कि या तो इससे बड़ा हो या छोटा हो। छोटा है तो ऑर्डर ऑफ h इज ऑर्डर ऑफ g और लेस देन होने का मतलब h g का सबसेट हो गया, ठीक है? नंबर एक बात। और यदि m n से बड़ा हो, चूंकि दोनों पूर्णांक है तो इसे डिवाइड करूँगा, a की पावर n अगर हम e मान के चल रहे हैं एक बार तो यहाँ से क्या होगा, ये e बनेगा। तो m है वो r के इक्वल आ गया, m है वो किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया, यानी जो a की पावर r है
भाई n से छोटी का आता है ना ये r, n है r उससे छोटा है, तो इसका मतलब ये g के अंदर आ रहा है, तो ये इसके अंदर भी आ गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये भी तो बन रहा है ना कि जो g है वो किसका सबसेट होना चाहिए, h का, क्योंकि g का प्रत्येक अवयव मैं इसके अंदर दर्शा सकता हूँ। तो यानी यदि h g का सबसेट है, g h का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। सेट इक्वल होने का मतलब दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल होने का मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n। क्लियर है? एक थ्योरम और करते हैं और फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। क्योंकि बच्चों एक बात याद रखना, ग्रुप थ्योरी आपकी बुक जो कंप्लीट है वो थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है? देखिए आगे नेक्स्ट थ्योरम बच्चों, जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो जनक होती हैं। 2.11 इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि प्रत्येक अपरिमित, यहाँ पे देखो जो वर्ड है उसके ऊपर फोकस कीजिए एक बार, अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल दो जनक होते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ो बच्चों एक बार। स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो समझो एक बार। तो सबसे पहले बच्चों आप जो प्रीवियस थ्योरम है एक बार उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करो। भाई मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सेट हो उसके दो जनक तो होते ही हैं। यदि ए जनक है तो ए इनवर्स भी जनक होगा, और ये भी हम जानते हैं कि ए और ए इनवर्स दो अलग अलग एलिमेंट हैं। इतनी बातें तो क्लियर है। अब जो थ्योरम है वो देखो सिद्ध करना है कि दो जनक होते हैं। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना होगा कि इनके अलावा इसका और कोई जनक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हमें सिद्ध करना है कि केवल दो ही जनक होते हैं, इनके अलावा और कोई जनक इसका नहीं होगा। हाँ, ग्रुप क्या है, अपरिमित है। तो सबसे पहले तो मुझे ये सिद्ध करना होगा कि भाई ये केवल ये जनक है दोनों के, भाई इनके अलावा और कोई जनक नहीं है। लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है, ऐसा केस नहीं बन सकता क्या कि ए और ए इनवर्स इक्वल हो जाता है? कई बार ऐसा केस नहीं बन जाता क्या कि ए और ए इनवर्स इक्वल हो जाता है? तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना होगा, ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि इसके दो जनक तो हो गए। फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए और ए इनवर्स के अलावा और कोई जनक नहीं है। बात समझ आ रही है? भाई मुझे ये भी प्रूव करना है कि इसके दो जनक होते हैं। उसके बाद मुझे ये प्रूव करना है कि इनके अलावा और कोई जनक नहीं होता। भाई दो जनक तो होने चाहिए, दो जनक यानी ए और ए इनवर्स। कई बार जैसे ई होता है तत्सम का इनवर्स बच्चों तत्सम की होता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इस थ्योरम के ऊपर बच्चों एक बार आप फोकस करो, एक एक चीज़ दिमाग में बिठाओ इसकी लैंग्वेज को। तो सीधी लैंग्वेज है कि माना जी कोई चक्रीय ग्रुप है, फॉर ऑल ए बिलोंग जी, सॉरी फॉर ऑल नहीं लगेगा यहाँ पे, सीधा ए बिलोंग जी आएगा, क्योंकि फिर सारे होने पर तो वो चक्रीय एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, सभी के लिए हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे बात लिख दी। तो यहाँ से एक चीज़ है भाई, मैं मान के चल रहा हूँ एक बार, माना ए इक्वल टू ए इनवर्स, बोथ साइड ए लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो, ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आया ई। इसका मतलब यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 2 हो गया तो ऑर्डर ऑफ जी भी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि अभी हमने थ्योरम सिद्ध किया ना कि जो जनक का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। यहाँ पे जनक का ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। भी अवयव का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, उसकी वो घात जिससे वो ई के इक्वल आ जाए, तो इसे ग्रुप का ऑर्डर भी। चूंकि जी
अपरिमित है। सवाल की लैंग्वेज में देखो आप, सवाल की लैंग्वेज में क्या है, अपरिमित। अब यदि जी का ऑर्डर 2 हो जाए तो बात तो बच्चों जी परिमित नहीं हो जाएगा क्या? खुद सोचो कि यदि जी का ऑर्डर 2 आ जाए, भी जो हमने भी बनाया है उसके अकॉर्डिंग जी का ऑर्डर 2 होने का मतलब जी परिमित हो गया। लेकिन सवाल में दिया हुआ क्या थ्योरम में कि जी अपरिमित है, जी आपका अपरिमित है। इससे रिजल्ट क्या बन गया कि जो हमने स्टार्टिंग में माना है A इक्वल टू ए इनवर्स, ये पॉसिबल नहीं है। यानी A और A इनवर्स इसके 2 अलग अलग जनक हैं। ठीक है भाई बच्चों, देखो इतनी बात आपके माइंड में बैठी या नहीं बैठी? सही बच्चों, इतनी बात दिमाग में बैठी गई होगी। अब मैंने माना आगे, अब मुझे ये प्रूव करना है कि इनके अतिरिक्त तो और कोई जनक नहीं हो सकता, यही प्रूव करना है ना। तो माना A की पावर m भी G का जनक है, यानी G इक्वल टू A की पावर m, कुछ ऐसा। और m कोई परिमित राशि है, क्योंकि जनक है तभी तो मुझे पता चलेगा ना भी ये परिमित राशि है। ठीक है भाई, जो इसका जनक है तभी तो मुझे पता चलेगा ना भी ये कोई परिमित राशि है, अदरवाइज मुझे क्या पता चलेगा। अब आप खुद सोचिए कि देन फॉर ऑल A बिलोंग G, भी G का कोई अवयव A की पावर m की कोई ना कोई घात P मान लेता हूँ, वो A के इक्वल तो बनाएगा क्योंकि जनक है, तो जनक की कोई ना कोई पावर तो A को बनाएगी, इतना तो कन्फर्म है। भाई देखो, जनक का मतलब क्या होता है कि उसकी अलग अलग जो पावर है वो पूरे ग्रुप को बना दे। अब A यदि G के अंदर है और A की पावर m G का जनक है, तो उसकी कोई ना कोई घात तो ऐसी होगी जो G को बनाएगी, A को बनाएगी। बोथ साइड A इनवर्स लगाऊं तो ये आ गया A की पावर mp माइनस 1 A, यानी जो ऑर्डर ऑफ A आया mp माइनस 1, तो ऑर्डर ऑफ G भी क्या हो जाएगा, mp माइनस 1। ठीक है, तो चूंकि और ये क्या है, कोई परिमित राशि है, चूंकि G अपरिमित है, इसका मतलब G इक्वल, ये जो बात है वो नहीं हो सकती ना, ये जो बात है वो नहीं हो सकती। इसका मतलब स्पष्ट है कि A और A इनवर्स को छोड़कर G का और कोई जनक नहीं है, अर्थात G की केवल 2 जनक A, A इनवर्स है। हो गई बच्चों बात प्रूफ? कोई डाउट है तो देख सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, भी मैंने मान लिया भी G है जो चक्रीय ग्रुप है और A उसका जनक है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि इसके 2 जनक होंगे और 2 के अलावा और कोई नहीं होगा। तो भाई 2 होंगे, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि A भी इसका जनक होता है, A इनवर्स भी। तो पहले ये सिद्ध कर दो भी दोनों अलग अलग है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार बराबर मान लिया, दोनों तरफ A की संक्रिया लगा दी, A स्क्वायर इक्वल E आया, ऑर्डर ऑफ A 2 है तो ऑर्डर ऑफ G भी 2 होगा। लेकिन ये चूंकि G अपरिमित है, 2 परिमित है, तो ऐसा पॉसिबल फिर नहीं होगा, यानी A और A इनवर्स इसके जनक है और दोनों अलग अलग है। अब इनके अलावा तो देखो G यदि चक्रीय ग्रुप है तो G के जो सारे एलिमेंट हैं वो A की घात के रूप में ही होंगे। इसका मतलब मैंने क्या किया, A की और कोई घात को भी G का जनक मान लिया और उसकी कोई ना कोई घात A को बनाएगी। दोनों तरफ A इनवर्स लगाया तो mp माइनस 1 आया, यानी A की घात यदि mp माइनस 1 भी G के E के इक्वल बना रही है तो ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा, mp माइनस 1, क्योंकि ये परिमित राशि है और G अपरिमित है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बात हमने मानी है वो संभव नहीं होगी, यानी G के केवल 2 जनक A और A इनवर्स। थ्योरम समझ आ गई बच्चों? तो आज के लेक्चर को ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो चक्रीय ग्रुप से रिलेटेड बच्चों जो थ्योरम है वो सारी पूरी करके आपका जो विभाग ग्रुप है यानी कोसेट उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर।